वेलकम स्टूडेंट्स। आज भी आपकी वही सीरीज चल रही है और इसमें जो मेरे नए यूजर्स हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए मैं स्टार्टिंग के 2-3 मिनट लेता हूं और वही कॉमन बातें जो हर लेक्चर स्टार्टिंग में होती है बोलता हूं, ठीक है। लेकिन नए यूजर नए सब्सक्राइबर को मुझे बताना जरूरी होता है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मेरे पुराने यूजर और पुराने सब्सक्राइबर हैं सीधे से स्किप करें और आगे वाले पार्ट में पहुंचे। देखिए बेटा, ये जो हमने सीरीज आपकी डिजाइन करी है, इस सीरीज में आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपके पॉइंट्स क्या हैं? वो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि 60% क्वेश्चन बेटा हमने न्यूमेरिकल रखे हैं और 40% क्वेश्चन बेटा हमने आपके थ्योरी वाले रखे हैं, ठीक है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? देखिए, इसके पीछे का रीजन समझने की कोशिश करिए। माना अब हम यहाँ पे स्पेसिफिक ये सीरीज आपके जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर के लिए डिजाइन करी गई है। अब देखिए, अगर आप मान लेते हैं एसएससी जेई का पेपर देख लीजिए, या फिर आपका यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का पेपर देख लीजिए, या फिर आप यूपी आरएनबीएल उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड का पेपर देख लीजिए, या फिर सीएसईबी छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पेपर देख लीजिए, या फिर राजस्थान का जेई का पेपर देखिए, महाराष्ट्र का जेई का पेपर देखिए। चलिए एसएससी जेई को रेफरेंस मान लेते हैं। एसएससी जेई के रेफरेंस पेपर को अगर आप मान लेते हो, उस पेपर के एनालिसिस करते हैं, सही है, पिछले 5 साल के पेपर की एनालिसिस करिए, तो एक कॉमन सी बात निकल के आएगी। क्या कॉमन सी बात निकल के आएगी? कि एसएससी जेई में अगर पिछले 5 साल के पेपर के एनालिसिस करते हैं तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 60% वेटेज बेटा आपका न्यूमेरिकल का रहता है और 40% वेटेज आपका थ्योरी का रहता है, ठीक है। अब आप लोग की बेटा टेंडेंसी क्या होती है? आप लोग टेंडेंसी होती है न्यूमेरिकल वाले पोर्शन में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करते हो, लेकिन थ्योरी वाले पोर्शन पे कंसंट्रेट नहीं करते हो। जबकि जितना इंपॉर्टेंट किसी एग्जाम को क्लियर करने में न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, उतना ही इंपॉर्टेंट बेटा आपका थ्योरी वाला पार्ट है। जितनी आपको कंसंट्रेशन न्यूमेरिकल पे करना है, उतना ही कंसंट्रेशन आपको थ्योरी पे भी करना है, ठीक है। एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी से बात करते हैं। देखिए, क्वेश्चन का नेचर होता है। क्वेश्चन का नेचर कैसे है समझिए बात को। एसएससी जेई की बात कर रहे हैं, रेफरेंस मान के चल रहे हैं कि भाई 180 मिनट में कितना क्वेश्चन करना है। 180 मिनट में बेटा आपको 200 क्वेश्चन करने हैं, यानी एक क्वेश्चन के लिए कितना समय मिल रहा है? लगभग एक क्वेश्चन के लिए आपको मिल रहा है लगभग 50 से 55 सेकेंड। तो हर क्वेश्चन तो ऐसा नहीं होगा ना जो आपका 50 से 55 सेकेंड में ही होगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके 10 सेकंड में हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके 30 सेकंड में हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे होंगे जो 60 सेकंड में हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे होंगे जो 90 सेकंड में हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन बेटा आपके 120 सेकंड में हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन 150 सेकंड में हो सकते हैं, है ना। तो आप लोग टेंडेंसी क्या है कि ऐसे क्वेश्चन जो 90 सेकंड, 120 सेकंड, 150 सेकंड यानी 2 से 2.5 मिनट में सॉल्व हो रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करते हो। और ऐसे क्वेश्चन कैसे होते हैं? कंसेप्चुअल होते हैं, लॉजिकल होते हैं और कैलकुलेटिव होते हैं। अभी कैलकुलेटिव होने से क्या मतलब है? कैलकुलेटिव होने से मतलब है बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस हो रही हैं, टाइम लग रहा है, टाइम कंज्यूम हो रहा है, कॉन्सेप्ट भी यूज़ हो रहा है। ऐसी प्रॉब्लम पे आपका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है और अच्छी बातें होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो बेटा क्वेश्चन 10-10 सेकंड वाले हैं, उस पर आप लोग कंसंट्रेट नहीं करते हो, जबकि वही 10 सेकंड वाले क्वेश्चन आपका एग्जाम क्लियर कराने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं समझिए बात को, कि अगर आसान वाले क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से आते हैं तो जल्दी से उसे करिए, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जिन पे आपको ज़्यादा टाइम देना है, वहाँ पे आपका टाइम इंक्रीज हो जाएगा, सही है। तो इस सीरीज में देखिए, हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन में इंक्लूड करा है, आसान से आसान क्वेश्चन भी इंक्लूड करा है, ठीक है। टिपिकल से टिपिकल की बेटा अगर बात कर ली जाए तो हमने गेट के रिसेंटली 1-2-3 साल के क्वेश्चन इंक्लूड नहीं करे हैं, या फिर ईएससी के। पूछिए समझिए बात को, गेट का पेपर जो डिज़ाइन हो रहा है, ईएससी का पेपर डिज़ाइन हो रहा है इंजीनियरिंग सर्विस का, उसमें क्या स्पेसिफिकेशंस हैं? उसमें 3 मिनट या 3.5 मिनट को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन डिज़ाइन करा जाता है। जबकि बेटा जेई वाले और ई वाले एग्जाम में क्वेश्चन 50 से 55 सेकंड को डिज़ाइन में ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन करा जाता है, तो इसलिए डिफरेंस आता है। हाँ, लेकिन 3 साल से पहले के पेपर्स देखिए तो वो हमने लगभग जो क्वेश्चन रिलेवेंट हैं जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, सही है, उन क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे इंक्लूड करा है। एक तीसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका बेटा ये है कि यहाँ पे हमने लगभग आपके सारे सब्जेक्ट इंक्लूड करे हैं। जैसे अगर मैं इलेक्ट्रिकल मशीन की बात कर लूँ तो मशीन में बेसिक पूरा इंक्लूड है, ट्रांसफार्मर पूरा इंक्लूड है, डीसी पूरा इंक्लूड है, सिंक्रोनस इंक्लूड है, इंडक्शन, स्पेशल मशीन, सब कुछ इंक्लूड है। उसके बाद पावर सिस्टम की बात कर लें तो एलिमेंट ऑफ पावर सिस्टम बेटा सिंगल लाइन डायग्राम हो गया आपका, ठीक है। या फिर उसके अलावा बेटा आपका ओवरहेड इंसुलेटर हो गया, सही, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, स्किन इफेक्ट, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, फेरेंटी इफेक्ट, सही है, अंडरग्राउंड केबल, सैग एंड टेंशन, सारे टॉपिक इंक्लूड हैं। पावर प्लांट की बात करें तो न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट, सारे पावर प्लांट के क्वेश्चंस इंक्लूड करें। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ और क्या इंक्लूड कर रखा है, उसके अलावा हमने और ये इंक्लूड कर रखा है कि जैसे वेरिएबल लोड ऑन पावर स्टेशन है, ठीक है, तो वो भी हमारा इसमें इंक्लूड है। वेरिएबल लोड ऑन पावर स्टेशन के अलावा अगर मैं आपसे बात करूँ कि टैरिफ हो गया,
सही है, टैरिफ भी इंक्लूड है। ऐसे ही आपका मेजरमेंट पूरा इंक्लूड कर रखा है। मेजरमेंट के अलावा अगर बेटा बात करते हैं, मेजरमेंट के अलावा अगर बात करते हैं तो फिर हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल पूरा इंक्लूड कर रखा है। बेसिक इलेक्ट्रिकल चाहे मैश एनालिसिस है, नोड एनालिसिस है, केवीएल है, केसीएल है, नॉर्टन, थेवेनिन, मैक्सिमम पावर थ्योरम, सब कुछ, रेजोनेंसी कंडीशन, सब कुछ इंक्लूड कर रखा है। और दो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं आपके, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इन्हें भी हमने इसमें इंक्लूड कर रखा था। नहीं, और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी, कंट्रोल सिस्टम, सारे सब्जेक्ट हमने, पूरी सीरीज की बात हो रही है, किसी एक सिंगल लेक्चर में मत एम्फेसिस करिएगा। सही है, पूरी सीरीज में हमने सारी चीज़ें इंक्लूड करी हैं। दूसरी देखिए, एक लेक्चर में मेरे आपके कम से कम मैं 15 से 20 क्वेश्चन तो कराऊंगा ही, ठीक है, मिनिमम। और प्लस मैं काफ़ी क्वेश्चंस में आपको डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। अभी बेटा जब मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है? डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का मतलब है कि आपके कम से कम एक लेक्चर में 30 से 35 क्वेश्चन तो रेडी होने ही है। और जब आपके एक लेक्चर में बेटा 30 से 35 क्वेश्चन रेडी होने हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, 30 से 35 क्वेश्चन रेडी होने का मतलब बेटा ये है कि एक महीने में लगभग 10 दिन में 300 350, एक महीने में कितने होंगे? 1000 से 1500, 6 महीने कंटिन्यूस लिखते तो 6 से 6500, कम से कम 6-7 हज़ार क्वेश्चन अगर बेटा आपके रेडी हो जाएंगे तो आप खुद से एज्यूम करो कि 6-7 हज़ार क्वेश्चन रेडी होने के बाद फिर आप कोई जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम देने जाते हो तो कितनी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, और दो बातें और है कि कहीं भी पूरे लेक्चर में कोई दिक्कत लगती है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे यूट्यूब पर कमेंट करिए, 101% आपको मेरी तरफ से रिप्लाई मिलेगा, है ना। हाँ, ये हो सकता है कि आपको तुरंत रिप्लाई नहीं मिले, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन में मिले रिप्लाई, मे बी पॉसिबल, लेकिन रिप्लाई बेटा मेरी तरफ से आपको जरूर मिलना है। ठीक है, कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि फॉन्ट साइज में बच्चों को दिक्कत आती है। तो देखो, फॉन्ट साइज की टेंशन लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं हर क्वेश्चन को 1 या 2 बार रीड करूंगा, भले उसे 5 सेकंड ज़्यादा लगेगा, बट कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन को 1 या 2 बार रीड करूंगा, तो ध्यान से सुनिएगा, तो फॉन्ट साइज की दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे बेटा मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं, ठीक है, यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं। अच्छा, मैं जो यहाँ लेक्चर पढ़ाता हूँ उसमें स्टार्टिंग मेरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से होती है, उसके बाद मैं कन्वेंशनल टाइप के क्वेश्चन में पहुँच जाता हूँ। ठीक है, तो वो कन्वेंशनल क्वेश्चन से मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ कैसे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। सही, तो पूरा पैकेज है ये। अगर एक लेक्चर देखते हैं तो आपको सारा एक्सपीरियंस मिलेगा, ऑब्जेक्टिव मिलेगा, कन्वेंशनल नहीं मिलेगा। लेकिन कन्वेंशनल में यहाँ पे जो मेरी अप्रोच रहती है, मेरी अप्रोच कन्वेंशनल में आपको ऑब्जेक्टिव की अप्रोच रहती है। अप्रोच से बहुत चीज़ डिपेंड करती है कि आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन से कितना ज़्यादा सीख सकते हो। चलिए खैर, पहला क्वेश्चन ये है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन में मैं ऑप्शंस नहीं लिखता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं है, वो भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। कुछ क्वेश्चन में मैं ए या बी ऑब्जेक्टिव लिखता हूँ, सही, ऑप्शंस लिखता हूँ, जो इतनी जगह नहीं होती है। पहला क्वेश्चन ये है आपका बेटा, सेकंड क्वेश्चन है ये, फिर थर्ड क्वेश्चन, आफ्टर दैट फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। चलिए सबसे पहले सबसे नीचे क्वेश्चन लिखा है उसे सॉल्व करते हैं। देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग इज मेन एडवांटेज ऑफ एसएमपीएस ओवर लीनियर पावर सप्लाई। ए ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन क्या दे रखा है बेटा आपको? नो ट्रांसफॉर्मर इज रिक्वायर्ड। बी दे रखा है हायर एफिशिएंसी, और सी दे रखा है नो फिल्टर रिक्वायर्ड। तो रिपीट कर रहा हूं मैं क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज मेन एडवांटेज ऑफ एसएमपीएस ओवर लीनियर पावर सप्लाई। पहला ऑप्शन दे रखा है ए, नोट, जो मैंने एक्स की पावर आर लिखा है यहां पे, इसका मतलब है ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, नो ट्रांसफॉर्मर इज रिक्वायर्ड। बी ऑप्शन है बेटा आपका हायर एफिशिएंसी। सी ऑप्शन है आपका नो फिल्टर रिक्वायर्ड। सही है, तो इसका ऑप्शन क्या करेक्ट होगा? हायर एफिशिएंसी। ठीक है, तो देखो ये जो मैं आपसे क्वेश्चन कहता नहीं, क्वेश्चन 10 सेकंड वाले भी हैं, तो ये क्वेश्चन आपका 10 सेकंड वाली कैटेगरी में आते हैं। इन क्वेश्चन में आपको सोचना तक नहीं है। अगर आपने क्वेश्चंस की और ये क्वेश्चन बेटा जितने हमने सेलेक्ट करे आपके किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, या तो एसएससी जेईई में आए हुए हैं, या फिर यूपी पीसीएल में आए हुए हैं, या फिर यूपी आरएनबीएल में आए हैं, या फिर राजस्थान वाले पेपर में आए हुए हैं। कहीं ना कहीं से हमने लिए हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि हवा में ले लिए हैं। चलिए थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ एसएमपीएस और लीनियर पावर सप्लाई के बारे में। सही है, कि लीनियर पावर सप्लाई और स्विच मोड पावर सप्लाई में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, अपने नोट्स प्रॉपर मेंटेन करिए। की डिफरेंस between
लीनियर पावर सप्लाई। और अगर मैं एस की बात करता हूँ तो एस की आपकी क्या फुल फॉर्म होती है? एस होता है स्विच मोड, स्विच एस की अगर बात करता हूँ स्विच मोड पावर सप्लाई। की डिफरेंस बिटवीन लीनियर पावर सप्लाई एंड स्विच मोड पावर सप्लाई। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं कि भाई क्या डिफरेंस होता है। देखिए अगर मैं मेन डिफरेंस की बात करूँ, सही है, कि लीनियर पावर सप्लाई और स्विच मोड पावर सप्लाई के बीच में मेन डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए जो लीनियर पावर सप्लाई होती है, सही है, लीनियर पावर सप्लाई कन्वर्ट्स हाई वोल्टेज ऑफ एसी इनटू लो वोल्टेज एसी। ठीक है, लीनियर पावर सप्लाई converts high voltage AC into low voltage AC फर्स्ट। सही, सबसे पहले क्या होता है, अगर मैं लीनियर पावर सप्लाई की बात करता हूँ तो लीनियर पावर सप्लाई हाई वोल्टेज एसी को सबसे पहले लो वोल्टेज एसी में कन्वर्ट करती है, सही है, और उसके बाद इसमें रेक्टिफिकेशन प्रोसीजर होता है, सही है। फर्स्ट देन रेक्टिफिकेशन प्रोसेस टेक प्लेस। ठीक है, तो ये आपकी लीनियर पावर सप्लाई की बात हो गई। अब एस की बात करते हैं, सही। तो एस क्या होता है? एस पहले कन्वर्ट करता है एसी सिग्नल को इनटू डीसी सिग्नल, सही है। एस फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ, वहाँ लिखी हुई है। एस कन्वर्ट्स एसी सिग्नल इनटू डीसी सिग्नल। तो एस क्या करता है? एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है फर्स्ट से, और उसके बाद स्टेप इन डाउन ऑफ वोल्टेज सिग्नल टेक प्लेस। उसके बाद ये स्टेप डाउन वाला प्रोसीजर होता है। उसके बाद जो स्टेप इन डाउन वाला प्रोसेस होता है वो उसके बाद आपका जो स्टेप इन डाउन वाला प्रोसेस होता है इसके बाद होता है। ठीक है, तो ये लीनियर पावर सप्लाई और स्विच मोड पावर सप्लाई में मेजर डिफरेंस होता है, सही है। लीनियर पावर सप्लाई, दूसरा डिफरेंस देखिए, लीनियर पावर सप्लाई होता है यूज वोल्टेज रेगुलेटर फॉर वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, तो जो आपका लीनियर पावर सप्लाई होता है, ये पॉइंट भी नोट डाउन करिए। लीनियर पावर सप्लाई लीनियर पावर सप्लाई use voltage regulator for सही है। लीनियर पावर सप्लाई यूज वोल्टेज रेगुलेशन किस लिए होता है? फॉर वोल्टेज रेगुलेटर यूज करता है वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन किसका? आउटपुट वोल्टेज का, ऑफ आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, अब अगर मैं एस की बात कर लेता हूं, सही, तो एस क्या करता है? एस यूज ए फीडबैक सर्किट फॉर वोल्टेज रेगुलेशन, वाइल एस uses feedback circuit for
वोल्टेज रेगुलेशन। सही, तो ये आपका एसएमपीएस की बात हो गई। ठीक है, तो ये आपके मेजर डिफरेंस है। उसके अलावा और भी डिफरेंस होते हैं। सही है, थोड़ा सा मुझे रफ करना पड़ेगा, इन पॉइंटों का सही से नोट डाउन कर लीजिएगा। सही है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीज हो जा रही है। मैं चाहता तो इस क्वेश्चन सीधे टिक मार के आगे बढ़ सकता था, लेकिन फिर कोई सेंस नहीं बनेगा। जो भी टॉपिक देखो पूरा देखो। सही, उसके अलावा मैं अगर बात कर लेता हूँ आपका लीनियर पावर सप्लाई की। सही है, तो लीनियर पावर सप्लाई की बात करते हैं तो ये जो लीनियर पावर सप्लाई होती है, जो डिसअपियर पावर एंड दस रिक्वायर है हीट सिंक। सही, इसमें आपकी जो पावर होती है ना, वो आपकी डिसअपियर होती है। जब डिसअपियर होगी तो ऑब्वियस सी बात है आपको हीट सिंक की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सही है, तो लीनियर पावर सप्लाई, लीनियर पावर सप्लाई disappear power, so it requires हीट सिंक। तो यहाँ पे आपको किसी रिक्वायरमेंट पड़ती है, यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है हीट सिंक की। वहीं अगर बेटा एसएमपीएस की बात कर लेते हैं तो सही, स्विच मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस में कोई भी आपको हीट सिंक की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई पावर डिसिपेशन होता ही नहीं है। सही है, बट एसएमपीएस हैव नो heat sink, but SMPS have no heat sink because नो पावर लॉस टेक प्लेस, जो कि कोई भी आपका पावर लॉस नहीं होता है। सही है, लीनियर पावर सप्लाई की बात करें तो लीनियर पावर सप्लाई में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होता है, और ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है वो आपका बेटा बल्की होता है, भारी होता है। जबकि एसएमपीएस में जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होता है वो आपका वेट में बहुत ही हल्का होता है। सही, द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर used in the step down transformer, the step down transformer used in linear power supply is bulky, while step down transformer, step down transformer use in SMPS switch mode power supply, switch mode power supply is लाइट इन वेट, ये आपका वेट में बहुत ज़्यादा हल्का होता है। सही है, और अगर मैं एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं तो लीनियर पावर सप्लाई की जो आपकी एफिशिएंसी होती है बहुत ही कम होती है। लगभग कितनी होती है? 20 से 25%, पूछा जाता है एग्जाम में, 20 से 25%। सही है, और क्यों? क्योंकि इसमें आपके ओहमिक लॉस होते हैं। सही है, एफिशिएंसी ऑफ efficiency of linear power supply is very less, approx 20 to 25% due to the ohmic losses। सही है,
वहीं अगर मैं एसएमपीएस की बात कर लूँ, स्विच मोड पावर सप्लाई की बात कर लूँ, तो इसकी एफिशिएंसी आपकी ज़्यादा होती है, लगभग कितनी होती है 65 से 75%, वाइल एफिशिएंसी ऑफ एसएमपीएस इज हाई अप्रॉक्स 65 to 75%। ठीक है, तो ये जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे के सारे बात बता दी मैंने आपको। जैसे मैंने आपसे बोला है कि मैं क्वेश्चन में आपको डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, तो उसका मतलब यही है डिटेल सॉल्यूशन का। डिटेल सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि सिर्फ एक क्वेश्चन आपका रेडी नहीं होगा, कम से कम एक क्वेश्चन से हो सकता है 6-7 क्वेश्चन रेडी हो। अभी आप पे डिपेंड करता है, सारी चीज़ें बेटा अपने नोट्स पे प्रॉपर नोट डाउन करिएगा। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ मैंने क्या क्या बताया। स्विच मोड पावर सप्लाई, लीनियर पावर सप्लाई। अगर मैं लीनियर पावर सप्लाई की बात करूँ तो लीनियर पावर सप्लाई में कहानी क्या है कि सबसे पहले ये आपका हाई वोल्टेज एसी को लो वोल्टेज एसी में कन्वर्ट करता है, उसके बाद आपका रेक्टिफिकेशन प्रोसेस अकर होता है। जबकि स्विच मोड पावर सप्लाई में पहले कहानी क्या होती है, स्विच मोड पावर सप्लाई में क्या होता है कि एसी सिग्नल को पहले डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद स्टेप डाउन वाली कहानी होगी। दूसरी कहानी क्या बताई, दूसरा मैंने पॉइंट क्या बताया कि लीनियर पावर सप्लाई जो आपकी होती है ये यूज करता है वोल्टेज रेगुलेटर। किस लिए? फॉर द वोल्टेज रेगुलेशन। सही। और किसका वोल्टेज रेगुलेशन करेंगे? ऑब्वियस ही बात है, जो आपका आउटपुट वोल्टेज होता है उसका वोल्टेज रेगुलेशन करेंगे। ठीक है। जबकि एसएमपीएस की बात करूं तो एसएमपीएस आपका फीडबैक सर्किट यूज करता है फॉर द वोल्टेज रेगुलेशन। सेम फिर से लीनियर पावर सप्लाई पर जाते हैं तो इसमें डिसिपेट पावर होती है, पावर डिसिपेट होती है। जब पावर डिसिपेट होती है तो बेटा आपको हीट सिंक रखना ही है। लेकिन एसएमपीएस यानी स्विच मोड पावर सप्लाई में कोई भी पावर आपकी बेटा डिसिपेट नहीं हो रही है, इट मींस हीट सिंक की रिक्वायरमेंट नहीं होनी है। लीनियर पावर सप्लाई में जो बेटा आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हो उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है, बल्कि होता है, बड़ा होता है। लेकिन स्विच मोड पावर सप्लाई में जो आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होता है वो लाइट इन वेट होता है, वेट उसका कम होता है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो क्वेश्चन पूछा गया था, एफिशिएंसी की बात करी जाए लीनियर पावर सप्लाई की, तो लीनियर पावर सप्लाई की जो आपकी एफिशिएंसी होती है वो आपकी बहुत कम होती है, 20 से 25% होती है। क्यों? क्योंकि उसमें ओहमिक लॉसेस होते हैं। जबकि एसएमपीएस यानी स्विच मोड पावर सप्लाई में एफिशिएंसी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 65 से 75% के लगभग। तो देखो ये इतने सारे पॉइंट्स दिखाए, सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। इसमें से कहीं से भी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, तो अपने नोट्स में प्रॉपर मेंटेन करिए, सब लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए नॉर्टन्स थ्योरम व्हेन अप्लाइड टू डीसी सर्किट, मैंने वहां पे CKT लिखा है लेकिन वो आपका क्या है CIRCUIT, सही है। नॉर्टन थ्योरम्स व्हेन अप्लाइड टू डीसी सर्किट रिजल्ट्स इन, ए ऑप्शन है बेटा आपका ए वोल्टेज सोर्स अलोन, बी ऑप्शन है वोल्टेज सोर्स विद ए रेजिस्टेंस इन सीरीज, सी ऑप्शन है, शायद वो कट रहा हो वीडियो में तो देखिएगा, करंट सोर्स विद रेजिस्टेंस इन पैरेलल। सही है, मैं देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसमें आपको काफी दिक्कत आ रही होगी क्वेश्चन में, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। नॉर्टन्स थ्योरम व्हेन अप्लाइड टू डीसी सर्किट रिजल्ट्स इन, ए ऑप्शन है ए वोल्टेज सोर्स अलोन, बी ऑप्शन है ए वोल्टेज सोर्स विद ए रेजिस्टेंस इन सीरीज, और सी ऑप्शन है बेटा करंट सोर्स विद आर यानी रेजिस्टेंस इन पैरेलल। मैं रिपीट कर रहा हूं, करंट सोर्स विद रेजिस्टेंस इन पैरेलल। सही है, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, तो देखो अब इससे आसान क्वेश्चन क्या बन सकता है, इससे आसान क्वेश्चन तो पॉसिबल ही नहीं है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ नॉर्टन्स थ्योरम और थेवेनिन थ्योरम के बारे में। तो देखिए अगर मैं नॉर्टन्स थ्योरम की बात कर लूँ तो नॉर्टन थ्योरम को जब हम डीसी सर्किट पे अप्लाइड करते हैं तो क्या रिजल्ट मिलता है, इट विल रिजल्ट इन करंट सोर्स विद रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो देखिए नॉर्टन थ्योरम इज अप्लाइड टू डीसी सर्किट, नॉर्टन्स थ्योरम is applied to DC सर्किट। सही है, तो क्या रिजल्ट होगा, सही डीसी सर्किट, तो इट विल रिजल्ट इन करंट सोर्स, इट विल
रिजल्ट एक करंट सोर्स होगा आपका, ठीक है, और करंट सोर्स होगा विद किसके साथ, रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में होगा, विद रेजिस्टेंस इन पैरेलल, विद रेजिस्टेंस इन पैरेलल। सेम इसी तरीके से बात कर लेते हैं थेवेनिन थ्योरम्स के बारे में। थेवेनिन थ्योरम की बात कर लेते हैं, तो अगर थेवेनिन थ्योरम को डीसी सर्किट पे अप्लाई करते हैं, एक पॉइंट तो आपका ये हो गया, दूसरा पॉइंट है थ्योरम is applied to डीसी सर्किट। अगर थेवेनिन थ्योरम को हम डीसी सर्किट पे बेटा अप्लाइड करते हैं तो इट विल रिजल्ट इन वोल्टेज सोर्स विद रेजिस्टेंस इन सीरीज। सही, तो इट विल रिजल्ट ए वोल्टेज सोर्स with resistance इन सीरीज। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका क्या बेटा थेवेनिन थ्योरम। सही है, तो ये दोनों पॉइंट याद रखने चाहिए, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर थेवेनिन थ्योरम की बात करें थेवेनिन की, तो सही है, तो क्या है थेवेनिन थ्योरम में आपका वोल्टेज सोर्स हो जाएगा और सीरीज में आपका एक रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे ऐसे बना सकते हैं, डीसी की बात हो रही है, ठीक है, ये आपका ये रेजिस्टेंस हो गया सीरीज में। तो समझिए बात को, ये जो रेजिस्टेंस है थेवेनिन थ्योरम केस में, इसमें क्या बोलूंगा, इसे बोलूंगा RTH। ये थेवेनिन के लिए ये आपका, इसे मैं बोल दूंगा बेटा RTH। ठीक है, और वहां पे आपका जो पोटेंशियल होगा वो आपका क्या होगा, VTH, प्लस माइनस VTH। सेम इसी तरीके से नॉर्टन के लिए देख ले रहे हैं। नॉर्टन में मैंने आपको क्या होता है, नॉर्टन में मैंने आपको बताया करंट सोर्स पैरेलल में होगा रेजिस्टेंस के साथ, यानी ये मेरा एक करंट सोर्स हो गया और ये मेरा सीरीज पैरेलल में एक रजिस्टर हो गया। ठीक है, तो यहां मेरी ये करंट हो गई IN, और अगर मैं इस रजिस्टर की बात करूं तो रजिस्टर ये मेरा क्या है RN। ठीक है, तो ये मेरा नॉर्टन रेजिस्टेंस हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से रिपीट कर दे रहा हूं कि देखिए, अगर बेटा नॉर्टन थ्योरम की बात करते हैं तो नॉर्टन थ्योरम में कहानी क्या है, जब डीसी पे हम इसे अप्लाई करेंगे, भाई डीसी एनालिसिस भी होता है, AC एनालिसिस भी हो रही है, हमें डीसी एनालिसिस की बात हो रही है, सही है, तो आपको एक करंट सोर्स मिलेगा रजिस्टर के साथ, किसमें, पैरेलल में। और अगर बेटा थेवेनिन थ्योरम की बात करते हैं, इसे डीसी सर्किट पे अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आपको वोल्टेज सोर्स मिलेगा रजिस्टर के साथ, किसमें, आपको सीरीज में। सही, तो आपसे शायद क्वेश्चन तो नॉर्टन का पूरा पूछा गया था, मैंने आपको थेवेनिन का ही बता दिया है। तो देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। कई बार पेपर SSC JEE का ही पेपर देखिए, खैर इस बार तो टिपिकल था, मतलब, लेकिन कई बार होता क्या है, पेपर बहुत आसान आ जाता है, लेकिन उस आसान पेपर में कहानी क्या होती है, उस आसान पेपर में दिक्कत ये हो जाती है कि कट ऑफ बहुत हाई जाने लगती है। तो जब कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाने लग जाए तो दिक्कत वाली बात आ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What kind of device is field effect transistor? वहां पे रफ हो गया है, मैं लिख दे रहा हूं, चलिए फिर से, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। देखिए, व्हाट काइंड ऑफ डिवाइस इज फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ए है आपका नॉन सेमीकंडक्टर, बी है आपका यूनिपोलर सेमीकंडक्टर, सी है आपका बाइपोलर सेमीकंडक्टर और डी है आपका इंसुलेटर। रिपीट कर रहा हूं, व्हाट काइंड ऑफ डिवाइस इज फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ए है आपका नॉन सेमीकंडक्टर, बी है आपका यूनिपोलर सेमीकंडक्टर, सी है आपका बाइपोलर सेमीकंडक्टर और डी है आपका इंसुलेटर। तो ये आपका क्या होगा, यूनिपोलर सेमीकंडक्टर। ठीक है, अगर मैं FET की बात करूं, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, और आज शायद अभी तक तीसरा क्वेश्चन है ये लेक्चर का,
और अभी तो थ्योरी चल रही है हमारी है। चलिए न्यूमेरिकल्स तो हम आपको कराएंगे, अभी अच्छे न्यूमेरिकल्स कराएंगे, बेसिक इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल्स कराएंगे, ठीक है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की बात करूँ तो मैं FET यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की बात करूँ तो ये आपका यूनिपोलर ट्रांजिस्टर होता है। तो देखिए FET, ये नोट्स में लिख लीजिएगा, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज ए यूनिपोलर ट्रांजिस्टर। अच्छा, यूनिपोलर ट्रांजिस्टर आपका क्यों होता है? सही है, क्यों होता है? क्योंकि इट हैज ओनली वन टाइप ऑफ चार्ज फॉर कंडक्शन। सही है, बिकॉज इट हैज ओनली वन टाइप of charge for कंडक्शन। क्योंकि इसमें एक ही टाइप का जो चार्ज होता है वो आपको कंडक्शन के लिए। तो कंडक्शन यहाँ पे होता कहाँ से? ये होता है फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स। सही, फ्रॉम ड्रेन से सोर्स होता है। सही, या तो ड्रेन से सोर्स बोल लो, या फिर आइदर इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो N चैनल FET, और होल्स की बात करूंगा तो P चैनल FET। सही है, आइदर इलेक्ट्रॉन तो ये आपको हो जाएगा N चैनल FET, और होल्स ये आपका हो जाएगा बेटा P चैनल FET। ठीक है, तो ये आपका फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हो गया। सही है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर आपका क्या होता है? ये आपका वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। ये भी आपका एग्जाम पूछा जाता है। इट इज ए वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। सही है, ये आपका वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। सेम अगर मैं BJT की बात करूँ तो BJT क्या होता है? ये आपका बाईपोलर सेमीकंडक्टर होता है। सही, और वो BJT कैसा डिवाइस होता है? BJT आपका होता है करंट कंट्रोल डिवाइस। BJT इज ए बाईपोलर ट्रांजिस्टर। BJT इज ए बाईपोलर ट्रांजिस्टर and it is current control device। ये आपका कैसा डिवाइस होता है? ये आपका करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। देखिए मैं रिपीट कर दे रहा हूँ सारे पॉइंट्स। अगर मैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की बात करता हूँ तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज ए यूनिपोलर ट्रांजिस्टर। सही है, और क्यों है? क्योंकि इट हैज ओनली वन टाइप ऑफ चार्ज फॉर कंडक्शन फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स, आइदर इलेक्ट्रॉन N चैनल FET और होल्स P चैनल FET। सेकेंड और इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये जो पूछा जाता है कि भाई FET आपका फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर आपका वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है या करंट कंट्रोल डिवाइस होता है? तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बेटा आपका वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। सेम अगर मैं BJT की बात करूँ, सही, तो BJT आपका क्या होता है? बाईपोलर ट्रांजिस्टर। सही है, और BJT किस टाइप का डिवाइस होता है? BJT होता है बेटा आपका करंट कंट्रोल डिवाइस। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। ये जितने पॉइंट्स मैं लिख रहा हूँ ये सारे पॉइंट्स बेटा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सही, तो इन सारे पॉइंट्स की प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन है बेटा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। R and C are connected in parallel across sinusoidal voltage source of 240 volt. If current through the source and capacitor are 5 ampere and 4 ampere respectively, what is value of R? A है बेटा 14 ओम, B है 48 ओम, C है 80 ओम, D है आपका 240 ओम। रिपीट कर रहा हूं, R and C are connected in parallel across sinusoidal voltage source of 240 volt. If current through the source and capacitor are
5 एम्पियर एंड 4 एम्पियर रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, दैट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ए है बेटा 14 ओम, बी है 48 ओम, सी है 80 ओम और डी है बेटा आपका 240 ओम। तो देखिए बढ़िया सवाल है, सवाल देखते हैं। यहाँ पे एक रेजिस्टर है, ठीक है, ये रेजिस्टर है और एक कैपेसिटर है, सही। अब इनके कनेक्शन कैसे हैं, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो एग्जाम में आपका ऐसे नहीं आएगा, एग्जाम में बाकायदा पैरेलल लिखा होगा, सही है, एग्जाम में आपका पैरेलल लिखा होगा। तो रेजिस्टर एंड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस साइनसॉइडल वोल्टेज सोर्स, सही है। एसी सप्लाई दे रखी है और कितनी सप्लाई है, ये है बेटा आपकी 240 वोल्ट की, यहाँ पे 240 वोल्ट की सप्लाई दे रखी है। अब कह रहे हैं कि करंट थ्रू द सोर्स, अगर सोर्स की बात कर रहे हैं कि भाई सोर्स से आपकी कितनी करंट जा रही है, थ्रू द सोर्स एंड कैपेसिटर आर 5 एम्पियर, सही। तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इफ करंट थ्रू द सोर्स, सही, करंट थ्रू द सोर्स एंड कैपेसिटर आर 5 एम्पियर एंड 4 एम्पियर, सही है। तो यहाँ पे ये 5 एम्पियर है, ये आपकी रजिस्टर वाली करंट होगी, ठीक है, और कैपेसिटर वाली करंट होगी आपकी 4 एम्पियर, ठीक है। सवाल में शायद ऐसा नहीं लिखा हुआ है, लेकिन 5 एम्पियर है आपकी रजिस्टर वाली करंट और कैपेसिटर के अक्रॉस कितनी करंट फ्लो कर रही है या फिर कैपेसिटर के थ्रू कितनी करंट फ्लो कर रही है, 4 एम्पियर, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो देखो सबसे पहली बात क्या है कि करंट की अगर बात करूं, सही, तो रजिस्टर के केस में, सही है, तो रजिस्टर के केस में अगर वोल्टेज और करंट की बात करता हूं रजिस्टर के केस में, तो आपका सेम फेज में होता है, सही है। करंट इन रजिस्टर, इन करंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, करंट is in register with same phase as supply voltage। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, सही है। सेम अगर मैं कैपेसिटर की बात करता हूं, सही है, तो करंट इन कैपेसिटर लीड्स द सप्लाई वोल्टेज, सही। कैपेसिटर वाले केस में क्या होगा, जो आपकी करंट होगी सप्लाई वोल्टेज से लीड करेगी, सही, बाय 90 डिग्री आइडियल कंडीशन मान के चल रहे हैं। करंट इज इन कैपेसिटर लीड्स द supply voltage leads the current is in capacitor leads the supply voltage by 90 डिग्री। देखिए एक बार रिपीट कर दिया तो समझो बात को। अगर मैं रजिस्टर की बात करता हूँ तो रजिस्टर में कहानी क्या होती है कि वोल्टेज और करंट आपका सेम फेज में होता है। सेम इसी तरीके से अगर मैं कैपेसिटर की बात करता हूँ, आइडियल कैपेसिटर की बात करता हूँ, तो करंट आपका 90 डिग्री लीड करता है, ठीक है। और अगर मैं इंडक्टर की बात करता हूँ तो इंडक्टर में करंट, आइडियल इंडक्टर की बात हो रही है, तो करंट आपका 90 डिग्री वोल्टेज से लैग करता है, सही है। अब देखो यहाँ पे सर्किट क्या है, यहाँ पे सर्किट है बेटा आपका पैरेलल सर्किट। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि इफ आर एंड सी आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये आपका पैरेलल में कनेक्टेड, देखिए ये हो गया आपका एक रजिस्टर और ये हो गया बेटा आपका एक कैपेसिटर। ये जो रजिस्टर और कैपेसिटर है आपस में कैसे कनेक्ट है, ये आपस में पैरेलल में कनेक्ट है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये आपकी सप्लाई क्या है, IS, भाई IS सप्लाई है, साइनसॉइडल वोल्टेज आपने 240 वोल्ट अप्लाई कर रखा है, सही है। तो IS आपकी सप्लाई जा रही है, तो इसके थ्रू कितनी करंट जाएगी, यहाँ मान लेते हैं यहाँ पे करंट जा रही है IR, सही, वो वहाँ लिखा नहीं है लेकिन 5 एम्पियर है आपकी IR। यहाँ क्या जाएगी IC, सही, ये IC की वैल्यू आपकी क्या होगी, IC होगी आपकी 4 एम्पियर, IR आपका होगा 5 एम्पियर और IC की अगर बात कर ले तो IC आपकी क्या होगी, IC होगी आपकी 4 एम्पियर। अगर बेटा फेजर डायग्राम बनाते हैं तो मैंने क्या बोला, करंट आपकी 90 डिग्री लीड करेगी आइडियल केस में, तो यानी फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, अगर मैं IS की बात करूं, सिंपल, ये हो गया आपका IR, ठीक है, ये 90 डिग्री मैंने लीड करा दिया कैपेसिटर केस में, तो रिजल्टेंट ये मेरा IS, देख रहे हो ना, IS इक्वल टू क्या है, IR प्लस IC। अगर KCL अप्लाई कर रहे हो तो यानी मैं क्या बोल सकता हूँ, IS इस फेजर डायग्राम से IS स्क्वायर बराबर IR स्क्वायर प्लस IC स्क्वायर। आपने एक सेकेंड, IS स्क्वायर बराबर IR स्क्वायर प्लस IC स्क्वायर। एक चीज मिस्टेक है, देखिए यहां लिखा है करंट थ्रू द सोर्स,
तो बेटा ये रजिस्टर वाली करंट नहीं होगी, सोर्स वाली होगी, सही है। सोर्स वाली होगी यानी IS की अगर बात करूँ तो IS आपकी क्या होगी 5 एम्पियर। वो मैं रजिस्टर बोल रहा था, वो थोड़ा मुझे देखने मिस्टेक थी। सोर्स यानी IS, अगर मैं IS की बात करूँ तो IS आपका क्या होगा, अगर IS की बात कर ले तो IS आपका होगा 5 एम्पियर, और अगर मैं IC की बात करूंगा IC क्या होगा 4 एम्पियर। तो यहां से बेटा मैं वैल्यू निकाल सकता हूं अपने IR की। तो देखिए क्या आएगा, यहां से मेरा IR स्क्वायर आएगा, IS स्क्वायर माइनस का IC स्क्वायर। तो IS स्क्वायर कितना है 5 और IC कितना है 4, तो यानी 25 माइनस का 16 बराबर 9, यानी IR क्या आ जाएगा 3 एम्पियर। ठीक है, IR की वैल्यू आ गई 3 एम्पियर, सही है। अब सिंपल रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा क्या होगा, वो मेरा होगा V बराबर IR, सही, V बराबर IR होगा। और ये IR यहाँ पे I क्या है, यहाँ पे I है IR, ठीक है। तो यानी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ IR। तो देख लो भाई V कितना है, अप्लाइड वोल्टेज है 240 वोल्ट, यानी 240, और करंट की बात करूं करंट है 3 इंटू R। तो देखिए R क्या होगा 240 डिवाइड बाय 3, 3 अट्ठे 80 ओम, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी क्या निकल के आएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल के आएगी आपकी 80 ओम। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। देखो पूरा सवाल फिर से देख लें, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, मुझे लगा था रजिस्टर है। सिंपल क्वेश्चन में क्या था कि भाई एक रजिस्टर है एक कैपेसिटर है, रजिस्टर एंड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, भाई पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, अक्रॉस साइनोसॉइडल वोल्टेज सोर्स ऑफ 240 वोल्ट, 240 वोल्ट की सप्लाई लगा दी, चलो ठीक है। इफ करंट थ्रू द सोर्स एंड कैपेसिटर आर, करंट थ्रू द सोर्स वो क्या है IS 5 एम्पियर, ठीक है, एंड कैपेसिटर, सही, तो यानी IC वो कितनी है 4 एम्पियर रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, आपको रेजिस्टेंस वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, तो सिंपल बेसिक रूल क्या होता है, रजिस्टर के केस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होता है, आइडियल कैपेसिटर के केस में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है, आइडियल इंडक्टर के केस में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक बात है, सही। तो देखो IR तो ये हो गया, करंट 90 डिग्री लीड करा, इनका रिजल्टेंट IS आएगा, जो हो IS बराबर IR प्लस IC। ठीक है, तो सिंपल क्या आपका रिजल्ट आ रहा है, IS स्क्वायर बराबर IR स्क्वायर प्लस IC स्क्वायर। IS सोर्स करंट की वैल्यू आपको गिवन है, IC करंट थ्रू द कैपेसिटर बेटा 4 एम्पीयर आपको गिवन है, आपने अपना IR यानी रजिस्टर के थ्रू आपकी जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। सिंपल V बराबर IR इंटू R, अप्लाइड वोल्टेज 240 वोल्ट आपको पता था, IR आपने कैलकुलेट कर लिया था, रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी आ गई। तो देखो क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास नहीं था, आसान क्वेश्चन था आपका। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन तो आपका हो गया, मेरे ख्याल से आज के लेक्चर का ये पहला न्यूमेरिकल हुआ है आपका आज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मूविंग आयरन टाइप मीटर हैज नॉन लीनियर स्केल एज, ए है थीटा प्रोपोर्शनल I RMS स्क्वायर, बी है थीटा प्रोपोर्शनल R स्क्वायर, सी है थीटा प्रोपोर्शनल V RMS, डी है थीटा प्रोपोर्शनल I RMS। ठीक है, रिपीट कर दे रहा हूं क्वेश्चन, मूविंग आयरन टाइप मीटर हैज नॉन लीनियर स्केल एज, ए है थीटा प्रोपोर्शनल I RMS स्क्वायर, बी है थीटा प्रोपोर्शनल R स्क्वायर, सी है थीटा प्रोपोर्शनल V RMS और डी है थीटा प्रोपोर्शनल I RMS। सही है, तो देखिए ये आपका क्या होगा थीटा प्रोपोर्शनल I स्क्वायर RMS। ये मूविंग आयरन टाइप मीटर के लिए है बेटा, सही, मूविंग आयरन टाइप मीटर के लिए। चलिए यहाँ पे एक दो चीजें देखते हैं कि अगर मैं डिफ्लेक्शन की बात करता हूँ मूविंग आयरन टॉर्क, तो क्या फॉर्मूला होता है, द डिफ्लेक्शन इन मूविंग आयरन टाइप मीटर, द डिफ्लेक्शन इन मूविंग आयरन टाइप मीटर इज गिवन बाय, इसका आपका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल थीटा बराबर होता है, जो उसका आपको फॉर्मूला होता है वो आपका होता है
इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए, 1/2 आई स्क्वायर अपॉन के सी डी एल बाई डी थीटा। 1/2 आई स्क्वायर के सी, 1/2 आई स्क्वायर के सी डी एल अपॉन डी थीटा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो मूविंग आयरन टाइप मीटर होता है उसमें जो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है थीटा, सही है, थीटा, वो आपका क्या होता है 1/2 आई स्क्वायर अपॉन के सी डी एल बाई डी थीटा। चलिए एक क्वेश्चन ही बोर्ड पे और लिखा है, वो और देख ले रहे हैं। ये क्वेश्चन भी बेटा टिक मारने वाला ही है, इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, जो कि शायद किसी पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ा रखा है। ए पावर मॉसफेट इज ए ऑप्शन है बेटा करंट कंट्रोल डिवाइस, बी ऑप्शन है बेटा वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, सी ऑप्शन है बोथ वोल्टेज कंट्रोल एंड करंट कंट्रोल डिवाइस। रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, ए पावर मॉसफेट इज ए ऑप्शन है करंट कंट्रोल डिवाइस, बी है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, सी है बोथ वोल्टेज कंट्रोल एंड करंट कंट्रोल डिवाइस। सही है, तो क्या होता है आपका मॉसफेट वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। सही, देखो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं कि भाई बीजेटी किस टाइप का डिवाइस होता है, मॉसफेट किस टाइप का डिवाइस होता है, पावर मॉसफेट किस टाइप का डिवाइस होता है। सही, चलिए अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, बहुत सारे क्या शायद 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो कर लिए, थोड़ा सा कन्वेंशनल क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, और वहाँ से कोशिश करते हैं कि कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फ्रेम होते हैं, वहाँ से लॉजिक और कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।